Okay, friends, once again, welcome back and a very good evening, good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing chapter number 14 oscillations, and as I told you, this is a very important chapter and very easy as well. क्यों इम्पोर्टेंट है तो 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आते ही आते हैं एंड इसके जो फंडामेंटल है वो 12th में भी आपको आने वाले हैं. लास्ट लेक्चर में हमने उसी ट्रैक पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए थे. एक था सिंपल पेंडुलम एंड दूसरा था डैम्प्ड ऑसिलेशंस. तो फ्रेंड्स याद कर लेते हैं एक बार. अगर आपको याद हो तो कोई मुझे बताएगा what is the periodic time for a simple pendulum. कोई बताएगा? 2 pi root L by M. देखो t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट m बाई के. ये जो इक्वेशन है ना दैट इज वैलिड फॉर ईच टाइप ऑफ SHM, simple harmonic motion. But when we deal with the pendulum, then what should be the formula? 2 pi root L by G. L by G. ठीक है भैया, ठीक है. Is it okay? Yes, sir. And we also had learnt about the damped oscillation. तो फ्रेंड्स डैम्प्ड ऑसिलेशन में हमने क्या किया था? तो हमने डैम्प्ड ऑसिलेशंस के अंदर एक तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला था. तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता होगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल्स टू 0. So that was the differential equation. Am I right, friends? Yes or no? Yes, sir. फिर उसका सॉल्यूशन भी निकाला था कि भाई वो डायरेक्टली एक्सेप्ट करना था. सॉल्यूशन मतलब इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. तो इन द केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ द इट्स डिस्प्लेसमेंट? तो x का फॉर्मूला क्या था? x of t is equals to, तो बोले a of t cos omega dash t plus phi, where the amplitude is the function of time and that was written as a e raised to minus bt by 2m. Am I right, friends? Yes, sir. And omega dash was equals to root k by m minus b by 2m the whole square. क्या हमने ये बात डिस्कस किया था फ्रेंड्स? Yes, sir. तो इसके हिसाब से हमने ये भी डिस्कस किया था कि भाई उसका जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस अगर टाइम का अगर ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो कैसा मिलेगा? तो बोले है ना उसका जो एम्पलीट्यूड है ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा. तो ग्राफ उसका ऐसा मिलेगा. याद आ रहा है कुछ फ्रेंड्स? Yes, sir. सो ये जो डॉटेड लाइन जो है ना दैट इज शोइंग द डिक्रीमेंट इन द एम्पलीट्यूड विद द टाइम एज पर द फॉर्मूला a e raised to minus bt by 2m. एंड ये जो अंदर का जो वेरिएशन है वो आपका पोजीशन कैसे वेरी होता है टाइम के साथ. अगर प्योर एसएचएम होता ना प्योर एसएचएम तो उसका ग्राफ कैसे आता पता है आपको? देखो ये जो ग्राफ है ना वो तो किसके लिए है? ये तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस के लिए है.
अभी जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया वो डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए है। तो अगर प्योर एसएचएम होता, प्योर एसएचएम, तो उसका ग्राफ कैसे मिलता सोचो। तो उसमें सर क्या वो होता, कांस्टेंट रहता। हाँ उसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता। तो अगर प्योर एसएचएम होता, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं जो, है। नहीं। हाँ जो प्रैक्टिकली नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, बट अगर होता, अगर वो प्योर एसएचएम होता तो उसका जो ग्राफ होता ना वो उसमें कुछ ऐसा होता कि उसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होता, कांस्टेंट रहता, उसका मैकेनिकल एनर्जी भी टाइम के साथ वेराई नहीं होती। तो प्योर एसएचएम का ग्राफ ऐसे चलता रहता, आप देख सकते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सो दैट इज अबाउट दी प्योर एसएचएम। देखो आप देख सकते हो कि ये जो डॉटेड लाइन है वो कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है टाइम के साथ, और अंदर का जो ग्राफ है वो तो एक्स लोकेशन, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यू इट इज ओके फ्रेंड्स? यस और नो? यस सर। यस तो सर। ये सब हमने सीखा था। अब मैं है ना आपको, अब मैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस के अंदर मैकेनिकल एनर्जी का क्या होता है उसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। So the question is, what is the formula of mechanical energy in the damped oscillations? तो क्वेश्चन ऐसा है कि what is the mechanical energy in damped oscillation? चलो, वैसे हमको ये पता है कि what is the equation for the mechanical energy? हाफ के ए हाफ स्क्वायर। के ए स्क्वायर। वेरी गुड। बट एक प्रॉब्लम है, in the case of damped oscillations amplitude is not the constant, amplitude is a function of time. In damped oscillation a is the function of time and hence आपका जो मैकेनिकल एनर्जी होगा वो भी टाइम के साथ वराई करेगा। सो नाउ द न्यू फॉर्मूला ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी विल नॉट बी द सेम। E is the function of time now, K A is the function of time का स्क्वायर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? बट ए टी क्या, बट हमको पता है कि ए इज द एम्पलीट्यूड इज द फंक्शन ऑफ टाइम का फॉर्मूला क्या है? ए ई रेज टू -2m। तो जस्ट पुट दैट वैल्यू, जस्ट पुट दैट वैल्यू, तो उसका स्क्वायर करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट ए ई रेज टू माइनस बी टी बाई 2m को प्लेस किया, उसका स्क्वायर किया, तो अब आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन में आपका मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगा हाफ के ए स्क्वायर ई रेज टू माइनस बी टी बाई 2m का स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा आपको? ई रेज टू माइनस बी टी बाई 2m नहीं मिलेगा, बाई m हो जाएगा। इज इट ओके फ्रेंड्स? ये बाई m क्यों हुआ, समझ में आया? यस सर। बिकॉज उसका पावर जो है ना वो 1/2 एंड 2 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये क्या मिल गया भैया आपको? ये क्या मिल गया? किसका फॉर्मूला मिला? मैकेनिकल एनर्जी इन डैम्प्ड ऑसिलेशन। वेरी गुड, इट इज Mechanical मैकेनिकल energy of एनर्जी इन द damped डैम्प्ड oscillation. ऑसिलेशंस। ठीक है भैया? यस सर। तो अब मैं है ना कुछ न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पे सॉल्व कराने की ट्राई कर रहा हूँ बेस्ड ऑन दी दिस डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आई थिंक वी हैड डिस्कस्ड अप टू द क्वेश्चन नंबर 23rd तक किया था, राइट फ्रेंड्स? 23rd क्वेश्चन तक किया था, ठीक है। अब देखो आज के लेक्चर में 24th क्वेश्चन मैंने अभी कराया आपको।
24th क्वेश्चन अभी कराया मैंने आपको, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ठीक है? इज इट ओके? Yes, Yes, sir. sir. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स, ये जो बॉक्स है ना, उसके अंदर क्रॉस वेरिफिकेशन है जो हमने लास्ट टाइम कर दिया है, कि अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन में अगर डैम्पिंग कांस्टेंट 0 कर दे तो वापस से क्या मिल जाएगा हमको? याद आ रहा है कुछ? अगर डैम्प्ड ऑसिलेशंस के अंदर डैम्पिंग कांस्टेंट भी 0 कर दे तो वापस से वो क्या आ जाना चाहिए? प्योर Pure एसएच है। SHM. तो वो हमने लास्ट टाइम किया था, याद है? क्रॉस चेक करके हमने किया था। तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन है कि भाई क्या वाकई में डैम्प्ड ऑसिलेशन सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आवता। तो ये जो बॉक्स है ना फ्रेंड्स, ये वाला बॉक्स वाला, तो ये हमने लास्ट टाइम किया था कि भाई अगर हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस के इक्वेशन के अंदर बी को 0 कर देंगे ना, तो सारे फॉर्मूला वापस किसके हो जाएंगे? SHM. प्योर Pure एसएचएम। तो वो हमने कर दिया था, राइट फ्रेंड्स? हाँ के ना तो बोल दो। Yes, चलो, तो आज पहले हम कुछ डैम्प्ड ऑसिलेशंस के कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक ये जो चैप्टर का है, फोर्स्ड ऑसिलेशन, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमने क्या इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 8 खत्म किया है, उसमें बीच में शायद एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन ने स्किप किया होगा। इलस्ट नंबर 4 आई थिंक वी हैड स्किप्ड एंड इलस्ट नंबर 6 वी हैड स्किप्ड, अदरवाइज 8 तक किया था माय फ्रेंड। यस और नो फ्रेंड्स? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। तो 9th क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम व्हिच टिक्स इन 1 सेकंड? तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम टिक्स इन 1 सेकंड? अब क्वेश्चन इज कि क्या पूछ क्या रहे हैं ये लोग? टिक इन 1 सेकंड, व्हाट डज इट मीन? तो क्वेश्चन ये होगा कि पूछ क्या रहे हैं? ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम व्हिच टिक्स इन 1 सेकंड? देखो, सबसे पहले तो आपको सिंपल पेंडुलम वर्ड दिखाई दिया, सिंपल पेंडुलम वर्ड दिखाई दिया। Yes, sir. यस सर। सबसे पहले तो आपके माइंड में कौन सा इक्वेशन आना चाहिए? T is equal to 2 pi by into root एल बाई जी। चलो, ये इक्वेशन माइंड में आ of L गया, by G. ठीक है? अब ये टिक्स इन 1 सेकंड का मतलब क्या हुआ? तो मान लो कि ये आपका सीलिंग है, ये सीलिंग है, एंड मान लीजिए कि ये हमारा पेंडुलम है, ठीक है? अब टिक इन 1 सेकंड का मतलब क्या हुआ पता है आपको? कि एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए उसको 1 सेकंड लगता है, मतलब लाइक दिस, टिक 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 टिक। समझ में आया फ्रेंड्स आपको? यस सर। यस सर। तो मुझे ये बताओ कि टिक इन 1 सेकंड का मतलब उसका पीरियोडिक टाइम क्या होगा? जाके वापस आना, मतलब 2 एक सेकंड। हाँ, तो टिक इन 1 सेकंड का मतलब ऐसा हुआ कि उसका Seconds. पीरियोडिक टाइम 2 सेकंड हो जाएगा। आया बात समझ में? यस सर। तो यहां से यहां पे जाने के लिए 1 सेकंड और वापस आने के लिए 1 सेकंड, मतलब 1 टिक 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 टिक। तो टोटल टाइम कितना लगेगा भैया? 2 सेकंड। 2 सेकंड। बस, तो खत्म बात। अब पीरियोडिक टाइम स्क्वायरिंग द इक्वेशन नंबर 1, तो 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, मुझे लेंथ को पता करना है, तो जी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, जी का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 लिख दो, टी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 4, पाई का स्क्वायर भी अप्रोक्सीमेटली 10 होता है, तो सब कुछ निकल जाएगा, 1 मीटर मिल जाएगा, ठीक है? इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। चलो, last illustration number 10, and that is the last numerical. It is very important as well. Number 10,
इंपॉर्टेंट। सर बोलो। अभी जो सम किया वो सेकंड पेंडुलम का हुआ ना? कह सकते हैं, सेकंड पेंडुलम कह सकते हैं, बिकॉज सेकंड पेंडुलम का डेफिनेशन भी वही था कि जिसका पीरियोडिक टाइम 2 सेकंड होता है उसी को सेकंड पेंडुलम कह सकते हैं। तो अभी जो सम किया वो सेकंड पेंडुलम का है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ओके सर। चलो अब क्वेश्चन है फॉर द डैम्प्ड ऑसिलेशन। चलो डैम्प्ड ऑसिलेशन लिखा हुआ है तो दिल में से आवाज आएगी। डैम्प ऑसिलेशन जैसे ही लिखते हैं तो दिल में से एक आवाज आएगी। चलो मुझे कोई बताएगा डैम्प्ड ऑसिलेशन लिखा है तो सोच के बताओ कि आपके दिल में से क्या आवाज आई। बोलो A e raised to minus बोलो बोलो। BT by 2m. ठीक है, यस और नो? ओके Yes, sir. चलो अब क्वेश्चन ये पूछा है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वो तो आवाज आ गई तो उसका हमने एग्जीक्यूशन किया। फॉर द डैम्प्ड ऑसिलेटर द मास m of a block is a 200 ग्राम। स्प्रिंग कांस्टेंट 90 न्यूटन पर मीटर है। इज इट ओके फ्रेंड्स? ये फॉर्मूला आपको पता है? हाँ के ना? Yes. बट हियर ये जो b है ना उसका वैल्यू 2m से कम है। b का वैल्यू 2m से बहुत कम है। b का वैल्यू कितना है देखो, सोचो 40 है और 2m क्या होगा? 400। तो b बाई 2m इज मच मच लेस देन 1 हो जाएगा। b 40 डिवाइड बाई 200 इंटू 2 मतलब 400। तो b बाई 2m जो है ना वो 0.01 हो जाएगा। तो 0.01 मतलब मच लेस देन 1। यस और नो? तो b बाई 2m को हम क्या कर सकते हैं? Neglect. नेग्लेक्ट। निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ओमेगा डैश जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली ओमेगा हो जाएगा रूट के बाय एम। एंड इन दिस काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस आपको पता है कि पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला क्या है भैया? 2 पाई रूट एम बाई के है। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। इफ यू नो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। टी को सब्जेक्ट और इक्वेशन बना दोगे तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 2 Yes, पाई रूट sir. एम बाई के, एम का वैल्यू 200, के का वैल्यू 90, 200 बाई 90 थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, आंसर ला सकते हो आप। ठीक है, इसका कैलकुलेशन मैं आपको खुद को दे दूंगा, चलो चलेगा? कैलकुलेशन आप खुद कर पाओगे? जस्ट यू नीड टू पुट द वैल्यूज। इज इट ओके? yes sir चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर। फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर। वी वांट्स टू फाइंड द पीरियोडिक टाइम, वो खत्म हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि टाइम टेकन फॉर इट्स एम्पलीट्यूड of vibration to drop to its half of its initial value। तो एम्पलीट्यूड को हाफ करना है इनिशियल वैल्यू से, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा? देखो एम्पलीट्यूड आपको पता है भैया कि भाई ए इज द फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू ए रेज टू माइनस बी टू। अब एम्पलीट्यूड को कितना करना है? तो बोले जो भी इनिशियली है उससे हाफ करना है, तो ए बाई 2 करना है। ठीक है भैया, इज इट ओके फ्रेंड्स? चलो मैंने कर दिया। तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब टाइम मुझे फाइंड करना है। मैंने एम्पलीट्यूड को तो हाफ कर दिया जो इनिशियल था उससे। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 1/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस पावर है तो डिनोमिनेटर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इज इट ओके फ्रेंड्स? yes sir तो e रेज टू बी टी बाई 2m इज इक्वल्स टू एग्जैक्ट 2 होगा। Yes, sir.
टेकिंग ln बोथ द साइड। चलो अब दोनों साइड लॉगरिथमिक ln नेचुरल लॉग लेंगे, तो ln e रेज टू bt बाई 2m इज इक्वल्स टू ln 2 होगा। कुछ लॉग के रूल्स है, अगर आपको पता नहीं है तो यू शुड राइट इन द फ्रंट ऑफ योर नोट्स, सामने के साइड ब्लैंक ही होती है, तो वहां पे लिख सकते हो, आप लिखना चाहिए। तो रूल नंबर 1 ln x रेज टू y है। चलो किसी को याद है ये रूल? अगर ln x रेज टू y कहीं पे दिखता है तो यू कैन राइट इट इज अ y ln x। y ln x, ठीक है। अगर आपको ln x को log x में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा? 2.303। एंड आपको ये भी पता होगा कि ln e का मतलब क्या होता है? log e टू द बेस e। तो log e टू द बेस e क्या होता है? 1। तो ये तो 1 होता है। तो these are the rules for the logarithm। चलो ये ln x रेज टू y, तो आपको पता है कि पावर आगे आ जाएगा, ln e रह जाएगा। ln 2 का अगर log 2 में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? 2.303, ठीक है। अब ln e का तो वैल्यू कितना होता है? 1। एंड ये जो log 2 है ना, वो तो बहुत स्टैंडर्ड है, आप वैसे लॉगरिथमिक टेबल को भी देख के लिख सकते हो, 0.3010, वैसे ये बहुत स्टैंडर्ड है, log 2.3010। तो 2.303 इंटू log 2 मतलब 2.303 इंटू 0.3010 करोगे ना तो 0.693 मिलेगा। तो इसका सिंप्लीफाई मिलेगा आपको 0.693, बचेगा लेफ्ट हैंड साइड bt बाई 2m ओनली, बिकॉज ln ही तो 1 हो जाएगा। तो मेरा जो टारगेट है वो t को सब जगह इक्वेशन बनाना था, तो 2m बाई b इंटू 0.693, 2 मास का वैल्यू जो है वो 200 है, b जो है वो है 40 है, इंटू 0.693 करोगे ना तो लास्ट में आज आपका आंसर आएगा 0 कैंसिल, 4 कैंसिल, 6.93 सेकेंड्स विल बी द आंसर। चलो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया भैया? यस सर। आई होप कि आप लोगों ने ये जो रूल्स है, ये रूल्स वो आपके नोट्स के अंदर लिख लिया होगा, ठीक है। यस सर। चलो इसमें ही एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, बी तो खत्म हो गया, अब सी की बारी। द टाइम टेकन फॉर इट्स मैकेनिकल एनर्जी टू ड्रॉप इट्स हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू, जैसे एम्पलीट्यूड का है वही मैकेनिकल एनर्जी का करना है कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी से हाफ करना है। तो फ्रेंड्स हमने मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला अभी तो डिस्कस किया है। सो व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी फॉर द डैम्पिंग मोशन, डैम्पिंग ऑसिलेशंस? हाफ के Half स्क्वायर। That was the half k a square e raised to minus bt by 2m नहीं आएगा, bt by क्या आएगा फ्रेंड्स? 2 नहीं आएगा यहाँ पे, m bt by m m आएगा, ठीक है। Yes or no friends? Yes or no? Yes, sir. और क्या मैं कह सकता हूँ कि इट इज द इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी? तो दिस कैन बी रिटन एज E0 e raised to minus bt by m। अब मुझे दिया गया है कि मैकेनिकल एनर्जी को मुझे हाफ करना है, इनिशियल वॉट एवर इट इज इनिशियली उससे हाफ करना है, तो कर दिया। अब वापस से सेम टू सेम, बट बाई 2m नहीं आएगा, बाई m लास्ट तक बाई m आएगा, बाकी सब सेम है। तो वापस से ln नेचुरल लॉगरिथम लगाएंगे दोनों साइड, दोनों साइड नेचुरल लॉगरिथम वापस से लगाएंगे, वापस से ये bt बाई m बाहर आगे आ जाएगा, ln e बचेगा, यहाँ पे 2.303 log 2 बचेगा, वापस से bt बाई m ln e का 1 हो जाएगा, 2.303 log 2 होता है 0.3010 का होता है 0.693,
तो टी को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाओ 0.693 इंटू एम बाई बी। वहां पे 2m बाई बी था, यहाँ पे खाली m बाई बी है, तो मतलब 200 डिवाइड बाई 40, तो बचेगा क्या, तो 6.93 डिवाइड बाई 2, हाँ तो 3.465 समथिंग बचेगा। तो ये टाइम भी मुझे फाइंड करना था। ठीक है, अच्छा है ना ये क्वेश्चन है, पूछे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। इज इट ओके फ्रेंड्स? क्या ये समझ Yes, में sir. आया? इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? तो Yes, sir. ओके फाइन। एक्सरसाइज के आई थिंक 9th न्यूमेरिकल तक मैंने करा दिया था आपको, 9th तक हो गया है एक्सरसाइज के। ओके, तो उसके बाद नोट्स नहीं दिया हुआ है, सो लेट अस कम टू द थ्योरी। तो फ्रेंड्स, थ्योरी में हमने लास्ट में डैम्प्ड ऑसिलेशंस का टॉपिक डिस्कस किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं बोल रहा हूं उसका आंसर देना। अगर कोई ऐसा सिचुएशन है कि जहां पे किसी भी टाइप का रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग नहीं है, आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कुछ भी रेजिस्टेंस है ही नहीं, so in this kind of situation whatever the oscillations takes place are compulsory to be, अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पे किसी भी टाइप का रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, तो उस टाइप के सिचुएशन में जो ओसिलेशंस होंगे वो कैसे होंगे? सिंपल हार्मोनिक। प्योर एसएचएम होंगे, यस और नो? यस सर। Yes. Yes, sir. तो प्योर एसएचएम हमको पता है, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं नहीं है। है। पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली में क्या होता है? Not possible. हाँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि कोई भी ओसिलेशन जो होता है ना, वो कोई ना कोई मीडियम के अंदर होता है। तो मीडियम के कुछ न कुछ रेजिस्टिव फोर्स होते ही होते हैं। वैसे सिस्टम के भी कुछ इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स भी होते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि ओसिलेटर जो है ना, उसको क्या करना पड़ता है, ये रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है। तो रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट में वो वर्क करेगा ना, तो उसका खुद का जो मैकेनिकल एनर्जी है वो ग्रेजुअली dilute होगा, dissipate होगा, and because of that amplitude decreases. So this kind of oscillations are known as a amplitude decrease होगा, तो this kind of oscillations are known as a डैम्प्ड। damped oscillations. तो ये damped oscillation में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड धीमे 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 क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगा, एंड फाइनली थोड़े टाइम के बाद जो ओसिलेशंस है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, ये सब नो। बट मान लो कि मुझे ओसिलेशंस को मेंटेन करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे जो ओसिलेशंस हो रहे हैं उसको मेंटेन करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सही बात है या गलत बात है? यस सर। अच्छा, सही बात है। बट वो जो एक्सटर्नल फोर्स है, तो क्या वो आप एक बार अप्लाई करके बैठ जाओगे तो क्या चलेगा? नो सर। नो। जैसे आप स्विंग कर रहे हो, आप झूला झूल रहे हो, स्विंग कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आपका स्विंग चालू रखने के लिए आप क्या करोगे, कंटिन्यूअसली कुछ कुछ इंटरवल के बाद आप फोर्स अप्लाई करोगे। Yes. Yes, sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज चली गई। तो अगर मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में ओसिलेशंस को मेंटेन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भैया? एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स एक बार नहीं, पर्टिकुलर इंटरवल के बाद देता रहना पड़ेगा, यस और नो? Yes. यस सर।
तो ये पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो फोर्स आपको कंटिन्यूअसली सर। देना पड़ेगा उसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फोर्स। पीरियोडिक फोर्स। इज दैट क्लियर? तो अगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में अगर ओसिलेशंस को मेंटेन करना है तो पर्टिकुलर इंटरवल के बाद फोर्स अप्लाई करता रहना पड़ेगा, मतलब आपको पीरियोडिक फोर्स देना पड़ेगा। एंड द ओसिलेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ द पीरियोडिक फोर्स, oscillation under the effect of the periodic force is called the force oscillation। उसको क्या बोलते हैं? forced oscillation बोलते हैं। is it understood friend? यस सर। यस सर। तो हम एक नया टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया एंड द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज द फोर्स्ड oscillation। तो हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया, द नेम इज अ फोर्स्ड oscillation। जो पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो आप फोर्स प्रोवाइड करते हो उसको पीरियोडिक फोर्स बोलते हैं। एंड वो पीरियोडिक फोर्स के साथ जो ओसिलेशंस होंगे उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? हम फोर्स oscillation। तो दिस इज द थर्ड टाइम। सबसे पहला बेसिक कौन सा था? विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एनी प्योर हार्मोनिक मोशन। हाँ, विदाउट एनी रेजिस्टिव फोर्स, वो प्योर एसएचएम था। फिर उसके बाद क्या आया? विद रेजिस्टेंस। हाँ, विद रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड व्हिच इज Damped कॉल्ड Damped डैम्प्ड oscillator। ऑसिलेशन। एंड अब क्या आया? फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स ऑसिलेशन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 25 को दिख रहा है? दिख रहा है मोबाइल के Yes, स्क्रीन sir। पे? तो नेचुरल ओसिलेशंस किसको बोलते हैं एंड फोर्स्ड ओसिलेशंस किसको बोलते हैं? तो व्हेन एन ओसिलेटर इज स्लाइटली डिस्टर्ब्ड from its equilibrium position and released, it start oscillating. The oscillations performed by this in the absence of any type of resistive force are known as a natural oscillations, which is also called a pure SHM। ठीक है? Is it okay? Yes। यस सर। And its frequency can be considered to be omega naught, angular frequency, and frequency can be considered to be f naught। चलो ठीक है फ्रेंड्स। यस सर। In the practice, oscillations executed is always in some medium. Hence, some type of damping force are always acting on the system. And eventually, oscillations die out with the time. So, to sustain this oscillation, we need to provide external periodic force. And the oscillation executed by the system under the influence of some external periodic force is known as the forced oscillation। ठीक है भैया? यस सर। So is it understood friends? Forced oscillations Yes, का sir। definition समझ में आया भैया? तो अब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमने प्योर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला था, उसके बाद हमने डैम्प्ड ऑसिलेशंस का डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला था। तो अब हम क्या करेंगे? फोर्स oscillation का डैम्प्ड। हाँ, तो अब हम Derived फोर्स्ड ऑसिलेशंस का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? इज इट ओके? तो फ्रेंड्स यस सर। हाँ बोलो। तो अब हम फोर्स्ड ऑसिलेशंस का डिफरेंशियल इक्वेशन भी निकालेंगे और उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन भी करेंगे। तो फ्रेंड्स उसी ट्रैक पे हमको जाना है जो ट्रैक हमने लिया था, जो हमने किया था
डैम्प्ड ऑसिलेशंस में उसी ट्रैक पे डिफरेंशियल इक्वेशन हम डिराइव करेंगे। बट सोचो कि फोर्स्ड ऑसिलेशन में कितने फोर्स सिस्टम के ऊपर लगेंगे, सिस्टम के ऊपर एक्टिंग मतलब एक्ट करेंगे। 3 very good. Following forces are acting on system performing forced oscillation. देखो oscillations कब हो सकते हैं, जब रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है, तो वो तो होता ही होता है। कौन सा वाला, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अगर ये रिस्टोरिंग फोर्स ही नहीं होगा तो फिर ऑसिलेशन ही नहीं होगा, तो ये तो होता ही होता है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? नंबर 1। नंबर 2 फिर कौन सा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में? टेंशनल फोर्स। अरे टेंशन बेंशन नहीं होता है, रेसिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स होता है। और वो जो होता है ना, वो हमने बताया था कि माइनस बीवी होता है, यस और नो। और एक हम अप्लाई करने वाले हैं, एक फोर्स हम अप्लाई करेंगे। कौन सा फोर्स अप्लाई करेंगे? पीरियोडिक फोर्स। हाँ, मोर प्रिसाइजली आई शुड से एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। यस और नो फ्रेंड्स? उसको हम एफ बोलते थे। चलो, तो F इज इक्वल्स टू, ये पीरियोडिक फोर्स है, तो उसका एम्पलीट्यूड मान लो कि F0 है, एंड उसका जो कोस ओमेगा डी टी प्लस फाइव ओमेगा डी टी। चलो, वेर ओमेगा डी इज व्हाट? Where omega d is a angular frequency of what? Forced oscillation. Our external periodic force. ठीक है? Yes sir. So what is the net force? तो F is equals to F1 plus F2 plus F T कहते हैं इसको, FT बोल देते। चलो, तो FT इज इट ओके फ्रेंड्स? ठीक है। बट नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ? F इक्वल्स टू, बोलो, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो, बोलो। MA. MA। सर आवाज गई। इक्वल्स टू के एक साइड माँ है, दूसरे साइड बीवी भी है, बाहर वाली भी है, एक्सटर्नल फोर्स बाहर वाली, माइनस के एक्स। तो फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ माँ, बीवी एंड बाहर वाली। ओके, बट जब ऐसा सिचुएशन आएगा, जब जीवन में ऐसा सिचुएशन आएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा फ्रेंड्स? माँ बीवी को साथ में ले जाने का। माँ बीवी साथ में आ जाएगी और बाहर वाली को दूसरे साइड फेंक देगी। पूछना पापा को, बताएंगे। ठीक है? ठीक है भैया? बट हमारा मेन टारगेट क्या है भैया? माँ बीवी बाहर वाली टारगेट नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन के बदले क्या लिखेंगे? स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। वेलोसिटी के बदले क्या आएगा?
dx upon dt dx by by dt. x by dt. is equals to f0 cos ओमेगा dt। ठीक है भैया। तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को सब्जेक्ट और इक्वेशन बना देते हैं। तो बी बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम एक्स। देखो ये m है ना, देखो एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने का एक स्टैंडर्ड मेथड होता है कि जिसके अंदर जो फर्स्ट टर्म होता है ना उसका कोएफिशिएंट दिखना नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, पूरे इक्वेशन को m से डिवाइड कर दिया। इज इट ओके फ्रेंड्स? सो ये मुझे क्या मिला भैया? Differential equation for force oscillation. हाँ, मजा आ रहा है ना भैया? सिंपल चैप्टर है ना? यस और नो? Yes, sir. So this is the differential equation for the forced oscillation. चलो ये फोर्स्ड ओसिलेशंस का डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे मिल गया। अब हम क्या करेंगे, उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स हम उसका सॉल्यूशन डिराइव नहीं करने वाले हैं, हम उसको एक्सेप्ट करने वाले हैं। डायरेक्टली उसको एक्सेप्ट करना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ solution for forced oscillation। तो फोर्स्ड ओसिलेशंस का सॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो solution of a forced oscillation can be given by x of t is equals to a cos ओमेगा dt प्लस फाई। तो ये उसका सॉल्यूशन है। मैंने बताया ना आपको, इसको डायरेक्टली क्या करना है, हमको इसको डायरेक्टली एक्सेप्ट ही करना है। वेयर फ्रेंड्स एम आई ऑडिबल टू यू? yes sir Where amplitude A is equals to f0 by m square into omega square minus omega d square का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओमेगा d स्क्वायर रेस टू 1/2। आपको पता है कि वेयर ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट के बाय एम, दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्योर एसएचएम। एंड ओमेगा डी क्या है, याद है ना भैया? इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट? ऑफ आवर अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स। ठीक है? इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? एंड इनिशियल फेज, अगर ये इनिशियल फेज आपको फाइंड करना है तो tan फाई, अगर आपको इनिशियल फेज फाइंड करना है सो फाई इज इक्वल्स टू, इट शुड बी a tan इनवर्स। इनिशियल फेज अगर फाइंड करना है तो इट शुड बी tan इनवर्स ओमेगा डी, नहीं, tan इनवर्स v0 x0 अपॉन ओमेगा डी v0 नेगेटिव में। तो ये आपका इनिशियल फेज बचेगा।
आप एक काम करना घर पे, देखो मैं आपको बता दूं, x0 इज इक्वल टू क्या, तो मतलब t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे पोजीशन, तो t इक्वल टू 0 कर दो तो आपका हो जाएगा a cos phi हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो तो वेलोसिटी मिल जाएगा, तो a बाहर आ जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा डी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या, मतलब टाइम जीरो कर दो तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा डी साइन फाइव हो जाएगा आपका। अब ये इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय 1 कर दो, तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय 1 करोगे ना तो वी नॉट अपॉन एक्स नॉट, तो ये आपका हो जाएगा वी नॉट अपॉन एक्स नॉट हो जाएगा आपका ओमेगा डी साइन फाइव, आगे माइनस आ जाएगा अपॉन कोस फाइव, ये गेट कैंसल्ड, तो मतलब टेन फाइव आपका मिलेगा माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट ओमेगा डी। तो अब जाके पता चला कि यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, तो क्या आना चाहिए भैया, वी नॉट अपॉन ओमेगा डी एक्स नॉट। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? इसका प्रूफ वैसे नहीं दिया हुआ आपके टेक्स्ट बुक में, बट लिखा है जस्ट, तो मैंने उसको प्रूव करके दिया। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? इज इट ओके? Yes, sir. Yes. इसका प्रूफ भी दिया, तो ये आपका सॉल्यूशन है। तो फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी चाहिए यहाँ पे, देखो अब ये जो ओसिलेशन है, मेरी बात ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्स ऑफ टी मैंने लिखा है, बट आप देख सकते हो कि जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ अभी वेराई हो रहा है, देखो तो एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेराई हो रहा है अभी, देखो तो ये एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, क्या एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेराई हो रहा है? No, sir. नो, मतलब अभी हमारे ओसिलेशन सस्टेन रहेंगे, टाइम के साथ एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होगा। इज इट ओके? Yes, अभी sir. हाँ, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, when you start applying the periodic force, now natural angular frequency of the oscillator died out। अब देखो, अब जो ओसिलेटर का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, देखो फॉर्मूला में ओमेगा के बदले ओमेगा डी आ गया, मतलब उसका खुद का नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकल गया, और कौन सा फ्रीक्वेंसी आ गया वहां पे, ये ओमेगा डी किसका फ्रीक्वेंसी है, Periodic force. हमारे पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी है। तो मतलब जब आप पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करने लगते हो ना, तो सिस्टम आपके अपने खुद के नेचुरल फ्रीक्वेंसी को लॉस कर देगा, और वो कौन से फ्रीक्वेंसी के साथ अब ओसिलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारे गिवन फोर्स के फ्रीक्वेंसी से ओसिलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? इज इट अंडरस्टूड? Yes. अब ये एम्पलीट्यूड के लिए भी हम दो चीज कर सकते हैं। केस वन, मान लो कि ओमेगा इज अप्रोक्सीमेटली ओमेगा डी है, और ऐसा मान लो कि ये m इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर जो है ना, इज मच 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 स्मॉलर देन द बी ओमेगा डी। अगर ऐसा है तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा भैया, देखो ये ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा डी कर दो तो मतलब ये टर्म निकल जाएगा, या फिर अगर इस टर्म सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म बहुत कम है तो भी निकल जाएगा। यस और नो? तो इन दैट Yes. काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस व्हाट शुड बी द एम्पलीट्यूड, f0 बाई, अब इसको निकाल दो ना, तो फिर बचेगा बी स्क्वायर ओमेगा डी स्क्वायर बाय रेस टू 1/2, तो क्या बचेगा, बी ओमेगा डी। इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म बहुत कम है, b टेंड्स टू 0, b ओमेगा टेंड्स टू 0 है। So in that kind of circumstances what happened friends? Case number 2, कि मान लो कि हमारा बी ओमेगा डी है ना, दैट इज मच मच स्मॉलर देन एम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर। तो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन क्या होगा, आप सोचो। तो अब ये बी ओमेगा कैंसिल हो जाएगा,
तो बचेगा ये फर्स्ट टर्म, स्क्वायर 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 रूट निकल जाएगा। तो अब ये हमारा एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगा भैया, एफ नॉट अपॉन एम इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर। ठीक है भैया, क्या ये चीज आपको समझ में आया? Yes. यस सर। तो ये हमारा हो गया फोर्स्ड ओसिलेशन एंड उसके सॉल्यूशंस का डिस्कशन। तो क्वेश्चन ऐसा था कि डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फोर्स्ड ओसिलेशन एंड आल्सो डिस्कस इट्स सॉल्यूशन। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया? चलो देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले 3 फोर्सेस की बात की है। मेरी आवाज आ रही है फ्रेंड्स? Yes. एंड क्वेश्चन नंबर 26 आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आपको दिख रहा है? Yes. चलो तो पहले तो 3 फोर्स कौन कौन से है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, और उसके बाद उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला है। तो क्या आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन देख पा रहे हो लास्ट में? हाँ के ना Yes, तो sir. बोलो। दिख रहा है? ठीक है। Yes, sir. और उसका सॉल्यूशन देखो आप। तो सॉल्यूशन में ओमेगा के बदले क्या आ गया देखो तो, एक्स के फॉर्मूला में। यू कैन सी हियर ओमेगा Omega नहीं D. है, ओमेगा डी इज देयर। उसका मतलब ऐसा हुआ कि हमारा जो ओसिलेटर है वो अभी कौन से फ्रीक्वेंसी के साथ ओसिलेट हो रहा है? अपने खुद के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ओसिलेट नहीं हो रहा है। वो कौन से फ्रीक्वेंसी के साथ ओसिलेशन उसका चल रहा है अभी? कौन से फ्रीक्वेंसी के साथ ओसिलेशन चल रहा है उसका? तो बोले Periodic वो force. डैम्पिंग, हमारा जो पीरियोडिक फोर्स है उसके फ्रीक्वेंसी से वो ओसिलेशन कर रहा है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes. एंड ये जो फाई है उसका प्रूफ मैंने आपको दिया। यस और नो फ्रेंड्स? ये फाई का जो प्रूफ है माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा डी एक्स नॉट, वो हमने आपको देखे सॉल्व करके दिया। इज दैट क्लियर? तो ये सारे इक्वेशन हमको क्या करना है, हमको इसको डायरेक्टली Yes. Accept. एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करना है। चलो तो ये अब थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। देखो क्या लिखा है हियर, the m is the mass of the oscillator, v naught and x naught are the velocity and displacement respectively when just the force is applied, मतलब t equals to 0 टाइम पे। देखो अब ध्यान से ये पैराग्राफ देखो, लुक एट दिस पैराग्राफ, रीड दिस पैराग्राफ। दिस oscillator initially oscillate with its natural frequency। पहले तो वो अपने खुद के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से oscillate हो रहा है, बट जैसे ही हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स देने लगेंगे तो उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। उसके बदले अब वो कौन से फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होना स्टार्ट हो जाएगा? Damping. नहीं, पीरियोडिक फोर्स के ऑसिलेशन, पीरियोडिक फोर्स के फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट हो जाएगा। देखो क्या लिखा है हाँ कि भाई इनिशियली तो वो खुद के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रहा है, बट व्हेन वी अप्लाई the external periodic force, the oscillation with the natural frequency die out and the body oscillate with the frequency of the external periodic force। क्या ये बात आपके समझ में आई? Yes. Yes, sir. तो फोर्स्ड ओसिलेशन में नया क्या होता है कि भाई सिस्टम आपका खुद का नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी होता है ना वो लॉस कर देता है, और वो कौन से फ्रीक्वेंसी के साथ ओसिलेट होना स्टार्ट हो जाता है? हमारे गिवन पीरियोडिक फोर्स के फ्रीक्वेंसी से ओसिलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? और फिर वो 2 कंडीशन आपने एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई अगर बी ओमेगा वेरी स्मॉल ग्रेटर है तो ये फॉर्मूला मिलेगा आपको एम्पलीट्यूड का। अगर ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा डी है तो फिर आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये दोनों की चीज, केस 1 केस 2। इज इट ओके फ्रेंड्स? ये आपका केस 1 है और Yes, इफ दिस इज द केस 2। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड
एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, मतलब फोर्स्ड ऑसिलेशन का सॉल्यूशन कैसा है, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, और अभी जो 27th क्वेश्चन है उसको खाली समझना है। 27th लास्ट क्वेश्चन है दिस चैप्टर, इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन ऐसा कि डिफाइन द रेजोनेंस एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एम्पलीट्यूड वर्सेस ओमेगा डी बाय ओमेगा एंड डिस्कस द एग्जांपल ऑफ द रेजोनेंस। तो फ्रेंड्स, रेजोनेंस क्या है? पहली बार शायद आप ये वर्ड सुन रहे हो। तो रेजोनेंस किसको बोलते हैं? तो resonance is nothing but it is the event, it is the phenomenon in which the amplitude becomes maximum in like infinite। resonance क्या है? तो बोले जब oscillations का amplitude बहुत बढ़ जाता है तो उसको ही बोलते हैं resonance। चलो फ्रेंड्स, फॉर, मेरी बात ध्यान से सुनना, फॉर अ स्मॉल डैम्पिंग फोर्स, मतलब मान लो कि हमारे डैम्पिंग फोर्स बहुत कम है, मतलब बी ओमेगा का वैल्यू जो है ना, विच इज अ वेरी वेरी मच स्मॉलर, टेंड्स टू 0 है। तो इन दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस आपको पता है कि एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या आता है? ये वाला ऊपर वाला रहा, ये वाला आता है। यस और नो फ्रेंड्स? ये आएगा? यस और नो? हाँ Yes, कि ना तो sir. बोल दो। तो वेर ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या है? सिस्टम का Natural angular नेचुरल frequency. एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। यस और नो? ओमेगा डी क्या है? Angular frequency for periodic फोर्स, force. एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक फोर्स। अब देखो, सिस्टम का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो स्प्रिंग है तो स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड एम के ऊपर डिपेंडेंट है। सो वी कैनॉट डू अब एनीथिंग अबाउट दैट, वो फिक्स्ड होता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। बट भैया एक्सटर्नल फोर्स कौन से इंटरवल में देना, वो तो हमारे हाथ की बात है ना। आप जब स्विंग करते हो तो कौन से टाइम इंटरवल के बाद ग्राउंड पे किक मारना है, ग्राउंड पे किक मारना है, वो तो आपके हाथ की बात है ना। वो आप उसको चेंज कर सकते हो ना। यस और नो? Yes. यस और नो? Yes, sir. बट ये जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है, दैट कैन बी चेंज विथ आवर डिजायर्ड। यस और नो? तो मान लो, सपोज हमारा जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो सिस्टम के नेचुरल फ्रीक्वेंसी जितना हो जाए, अगर वो सिस्टम के नेचुरल फ्रीक्वेंसी जितना हो जाए, तो फिर एम्पलीट्यूड क्या मिल जाएगा? टेंस टू क्या हो जाएगा? सोचो, अगर हमारे फोर्स्ड ऑसिलेशंस में Infinite. पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के नजदीक आ जाए तो एम्पलीट्यूड टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज Resonance. Resonance. दिस फिनोमिनन इज नोन एज अ रेजोनेंस। ठीक है, तो ये रेजोनेंस क्या है पता चला आपको? रेजोनेंस पता चला भैया? Yes, sir. तो उसके लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, एम्पलीट्यूड वर्सेस एम्पलीट्यूड वर्सेस ओमेगा डी बाय ओमेगा, तो सोचो कैसा मिलना चाहिए? एम्पलीट्यूड वर्सेस ओमेगा डी बाय ओमेगा। तो यहां पे मान लो कि आपका ओमेगा डी बाय ओमेगा 1 है, मतलब दोनों का सेम है वैल्यू, रेशियो 1 मतलब सेम। सो एट दैट टाइम आपका एम्पलीट्यूड कैसा हो जाएगा? टेंस टू Infinite.
इनफाइनाइट। बट ऐसा कब होगा पता है आपको? जब बी जीरो होगा। अगर बी जीरो नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। बट कोई बात नहीं, बी जीरो नहीं है तो भी क्या होगा पता है? मैक्सिमम तो होगा ही होगा। ठीक है, अगर बी का वैल्यू ज्यादा है, दिस इज अ बी वन, दिस इज अ बी टू, मतलब बी टू इज लेस देन बी वन, मतलब जैसे जैसे आपका डैम्पिंग कांस्टेंट कम होता जाएगा तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा। बट अगर डैम्पिंग कांस्टेंट जीरो हो जाएगा तो ये पर्टिकुलर पार्ट पे, इस जगह पे जहां पे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट हो रहा है, तो वहां पे आपका एम्पलीट्यूड कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? इज इट ओके? Yes, sir. तो इसको रेजोनेंस कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Sir. ठीक है Yes. फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल लाइफ में आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाते हो, कोई भी ओसिलेटिंग चीज बनाते हो, तो ऐसा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पे रेजोनेंस ना हो। ऐसा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पे रेजोनेंस ना हो। पूछो क्यों? क्यों? अगर रेजोनेंस होगा तो वो ओसिलेटिंग सिस्टम का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा High होगा। होगा. ज्यादा हो जाएगा एंड इट मे पॉसिबल दैट द सिस्टम कोलैप्स। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं फ्रेंड्स, ये हुआ है, ये एक्चुअल में एक बार हो गया है। सपोज के हैंगिंग ब्रिज है, कभी वो जंगल में नहीं होता हैंगिंग ब्रिज, हॉरर पिक्चर में बताते हैं कभी कभी। Yes, sir. Yes, sir. तो वो ब्रिज जो होता है ना, हैंगिंग ब्रिज, उसका कुछ कुछ ना कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। तो मतलब वो ब्रिज है ना, अपने हिसाब से अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के से वो कुछ ना कुछ ऑसिलेट करता है। अब उस ब्रिज के ऊपर मान लो कि सोल्जर्स मार्च कर रहे हैं, सोल्जर्स मार्च कर रहे हैं। मार्च में क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के साथ वो अपना पाँव जो है वो मतलब ग्राउंड के साथ कोलाइड करेंगे, किक लगाएंगे। यस और नो? मार्चिंग में ऐसा होता है। Yes, sir. तो वो जो है मार्चिंग में जो सोल्जर के द्वारा जो फोर्स मिलेगा सिस्टम के ऊपर, वो आपका पीरियोडिक फोर्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये आपका एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा सिस्टम के ऊपर। यस और नो? Yes, sir. अब मान लो कि वो मार्चिंग का जो इंटरवल है, मतलब पीरियोडिक है, पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी है, वो मार्चिंग का, सोल्जर के मार्चिंग का पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी अगर ब्रिज के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाए तो क्या हो जाएगा सोचो? तो ब्रिज का, उस ब्रिज का एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट तक चला जाएगा। मैक्सिमम हो जाएगा। तो इट में पॉसिबल दैट द ब्रिज, Infinite. हाँ, सो इट में पॉसिबल दैट द ब्रिज इज गोइंग टू बी कोलैप्स। Collapse. कोलैप्स। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? Yes, ठीक sir. है। तो ऐसे आपको पता है कि एरोप्लेन जो होता है ना, तो एरोप्लेन जब जाता है आकाश में, स्काई में, तो कभी उसके विंग्स देखे आपको? आपने उसको विंग्स देखे हैं? उसमें कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होता है। ये सुनो, Yes, sir. तो वो जो विंग्स के जो वाइब्रेशन है वो उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। विंग्स का जो वाइब्रेशन है वो उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। बट मान लो कि एरोप्लेन के अंदर कुछ ऐसा, मतलब अंदर कोई मोटर है या फिर कुछ ऐसा चीज है कि जिसका भी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है। हेलीकॉप्टर मान, चलो एरोप्लेन को भूल जाओ, एरोप्लेन को भूल जाओ, हेलीकॉप्टर को सोचो। तो हेलीकॉप्टर का जो फैन होता है, हेलीकॉप्टर का फैन, तो उसका भी वो घूमता है। तो ये हेलीकॉप्टर का जो फैन होता है ना, वो हमारे विंग्स के लिए, हेलीकॉप्टर के विंग्स के लिए वो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो सोचो हेलीकॉप्टर के फैन का जो फ्रीक्वेंसी है वो विंग्स के लिए एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। तो अब ये दोनों फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, विंग्स का, हेलीकॉप्टर के विंग्स का नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो फैन के द्वारा, उसका फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो जाए तो क्या होगा? विंग्स का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो पॉसिबल है कि विंग्स कोलैप्स हो जाए। तो मतलब मैं ऐसा सिंपली बोल रहा हूं कि आपको जो भी ओसिलेटिंग सिस्टम है उसको इस हिसाब से बनाना है कि वहां पे उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटर्नल फोर्स का फ्रीक्वेंसी
नजदीक ना हो जाए। अदरवाइज क्या होगा कि एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाएगा एंड सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? इज इट ओके? Yes. तो फ्रेंड्स हमारी आवाज आ रही है फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके तो क्वेश्चन नंबर 27 में ये रेजोनेंस के बारे में दिया हुआ है बातचीत। क्या लिखा है देखो। फॉर द स्मॉल डैम्पिंग फैक्टर द एम्पलीट्यूड कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला as the value of the omega d, that is our applied periodic force frequency, approaches to the omega, the amplitude increases, and for some characteristic value of the omega d, amplitude becomes maximum. This phenomenon is known as a resonance. The value of omega d for which the resonance occurs is known as a resonating frequency. Graph is given as shown. For the b becomes 0, the amplitude becomes infinite, and we got the peak over there. Mechanical system found in practical have got one or more natural frequency in their oscillations. If the frequency of the external periodic force acting on the system becomes equal to the natural frequency of the system oscillates with a very large amplitude, and it may be possible that it will collapse or break. Example: soldiers marching on the suspended bridge are advised to go out of step when a bridge is designed. When the bridge is designed, care is taken so that the frequency of the external force due to the gust of winds and natural frequency of the bridge should not be equal. In the earthquake, low and high rise structure remains the less affected, while the medium high structure falls down as the natural frequency of the low rise or high rise is not equal to the earthquake frequency. बट अर्थक्वेक का जो सेस्मिक वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो मीडियम राइज जो फ्लैट्स होते हैं उसके साथ मैच होता है। तो सबसे ज्यादा आपको ऐसा लगता है कि भाई अर्थक्वेक आएगा तो जो हाई राइज बिल्डिंग होगा वो गिर जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। अर्थक्वेक में मीडियम राइज जो बिल्डिंग होता है ना उसको डैमेज हो जाने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। क्यों? बिकॉज सेस्मिक वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो मिड राइज बिल्डिंग्स के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होता है, तो उसको डैमेज होने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द रेजोनेंस। तो क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया ये पूरा टॉपिक? इज इट ओके फ्रेंड्स? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो यहाँ पे Yes, ये जो sir. पूरा चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। बीच में हमने 2-3 क्वेश्चन स्किप किए हैं, कुछ न्यूमेरिकल बाकी है, बट ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो न्यूमेरिकल है उसको खत्म करेंगे एंड जो एक आध दो थ्योरी बीच में हमने स्किप किया है उसको खत्म करेंगे। अदरवाइज ये पूरा चैप्टर यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का सेशन भी हम Yes, यहाँ sir. पे एंड कर रहे हैं। ओके तो वापस से कल मिलेंगे 12th स्टैंडर्ड के लिए। आज का सेशन हम यहाँ पे फिनिश्ड कर रहे हैं।